नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चौरसिया। आज थोड़ा लोकेशन मेरी यहाँ बदली हुई देख रहे हैं, इसलिए क्योंकि नया साल है। मैं भी नया साल का जश्न मनाने के लिए बाहर आया था, बच्चों के साथ, परिवार के साथ। आपको भी इस अंग्रेजी नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि हमारा सब कुछ इसी कैलेंडर से शुरू होता है। इसीलिए परंपरा थी कि नए साल का स्वागत किया जाए। मैंने भी प्यार, सम्मान और उत्साह के साथ नए साल का स्वागत किया है। उम्मीद करता हूं कि आने वाला साल हम सबके लिए, आप सबके लिए शुभकारी हो, मंगलकारी हो और साथ ही साथ आप दिन दोनी रात चौगनी उन्नति करें। आज मैं किस पे बात कर रहा हूं? आज मैं उस शख्स पर बात कर रहा हूं जो 2024 का सबसे विवादित शख्स रहा है। जी हाँ, 2024 का सबसे विवादित शख्स, जिसने हर तरह की राजनीति की है। किस तरह की राजनीति? मुख्यमंत्री होने के बावजूद वो जेल के अंदर थे। ऐसा नहीं है कि इससे पहले जो है मुख्यमंत्री जेल के अंदर नहीं गए, लेकिन ऐसा रिकॉर्ड कहीं नहीं बना। खुद लालू प्रसाद यादव ने, मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, जब चारा घोटाले के अंदर वो फंसे थे, उस वक्त उन्होंने अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाया था। इतनी लोक लाज तो लालू प्रसाद यादव ने भी रखी थी, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने वो लोक लाज नहीं रखी। ये दिखाता है कि अरविंद केजरीवाल ने जिन राजनीति की शुरुआत करते हुए दुनिया भर के मानदंड राजनीति के अंदर प्रामाणिकता और इस सब की तमाम बातें की थी, उससे उनका आचरण बिल्कुल विपरीत रहा। मुझे अभी तक याद है लालू प्रसाद यादव के खिलाफ किस किस तरह के क्या क्या आरोप लगाया करते थे अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल ने लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस के नेताओं को घेरने में किसी भी तरह की कोई कसर नहीं छोड़ी थी। जंतर मंतर पर कांग्रेस के और यूपीए के 15 नेताओं के खिलाफ उनके पोस्टर्स मुझे आज भी याद आते हैं, जिसमें लालू यादव सबसे प्रमुख थे। लेकिन आज उसी लालू यादव ने जो लोकलाज और नैतिकता की थोड़ी सी भी मर्यादा रखी थी, उस लोकलाज और मर्यादा, नैतिकता की मर्यादा को पीछे छोड़ दिया खुद अरविंद केजरीवाल ने। तो अरविंद केजरीवाल ने जो काम किया है भारतीय राजनीति के अंदर, वो अक्षम्य है और 2024 में उनके इस कारनामे को इतिहास में दर्ज किया जाएगा, क्योंकि वो देश के ऐसे पहले प्रधानमंत्री बने। उनकी इस तथाकथित नैतिकता पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट सबने मोरालिटी के सवाल उठाए, सबने नैतिकता के सवाल उठाए, लेकिन चूंकि इस पर कोई कानून नहीं था कि मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए क्या जेल में रह सकता है, इस कानून के बीच में जो ग्रे एरिया था, उस ग्रे एरिया का लाभ उठाते हुए मुख्यमंत्री वो बने रहे। और आश्चर्य की बात ये कि वो मुख्यमंत्री पद से जब हटते हैं, उसके बाद वो क्या करते हैं? उसके बाद वो आतिशी मरलेना को मुख्यमंत्री बना देते हैं। उसके भी अपने कई कारण है। पहला कारण ये तो उनके सीएम के ऑफिस जाने पर ही रोक थी। दूसरा कारण ये कि उनके सीएम की किसी फाइलें करने पर भी रोक थी। तीसरा कारण ये कि उनको सीएम के रूप में फंक्शनिंग करने से पूरी तरह से रोक दिया गया था। तो जब वो जेल से बाहर आते हैं, तो मुख्यमंत्री पद से हट जाते हैं, लेकिन जब जेल में रहते हैं तो वो मुख्यमंत्री पद पर रहते हैं। क्या साबित करना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल? अब अरविंद केजरीवाल जानते हैं कि उनके खिलाफ ये जो केस है वो लंबा चलेगा। एमपी एमएलए कोर्ट में केस चल रहा है। उनके शपथ लेने या उनके फिर से चुनाव लड़ने में किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी तक वो इस मामले में दोषी करार नहीं दिए गए हैं। लेकिन इसके बावजूद भी अरविंद केजरीवाल ने जो बेशर्मी की हदें पार की हैं, मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए तिहाड़ जेल में रहने की, उसको भारतीय इतिहास के भारत का राजनीतिक इतिहास और जो लोक मर्यादा और लोक परंपराओं और कानूनी चीजों का इतिहास लिखा जाएगा, उसमें अरविंद केजरीवाल को मोटी काली शाही के अंदर लिखा जाएगा। इसलिए लिखा जाएगा क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने जो राजनीतिक मर्यादा की सबसे बड़ी सीमा होती है कि अगर आप पर आरोप लगे, अगर आपको जेल भेजा जा रहा हो, तो आप अपने मुख्यमंत्री पद को त्याग दें। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने ऐसा नहीं किया। अरविंद केजरीवाल ने क्यों ऐसा नहीं किया? क्योंकि अरविंद केजरीवाल को डर था कि वो किसी और को मुख्यमंत्री बनाएंगे, वो सीएम न रहते हुए जेल के अंदर जाएंगे, उनके पीछे कोई पार्टी तोड़ लेगा, उनका पार्टी के ऊपर से नियंत्रण खत्म हो जाएगा। जो अरविंद केजरीवाल कहा करते थे कि हाई कमान कल्चर खत्म होना चाहिए, आज उनकी पार्टी उन्हीं के नाम से शुरू और उन्हीं के नाम से खत्म हो जाती है। अरविंद केजरीवाल के कई ऐसे वादे हैं जिनके मैं एक एक करके आपको ध्यान दिलाऊंगा। ये भी आपको समझाऊंगा कि अगर अरविंद केजरीवाल मानो चुनाव जीत जाते हैं, फिर से मुख्यमंत्री बन जाते हैं, तो उनके सामने किस किस तरह के कानूनी अड़चने
और कानूनी चैलेंजेस है, इसके बारे में मैं कल बात करूंगा कि क्या वो फिर से मुख्यमंत्री बन भी सकते हैं या नहीं बन सकते। एक बड़ा कानूनी सवाल है जिसके ऊपर जो सरकार है, जिसके ऊपर जो सरकार और उससे जुड़े लोग हैं, या जिससे ऊपर जो केंद्र सरकार है या सुप्रीम कोर्ट से जुड़े हुए जो हमारे नियम कानून है, या सुप्रीम कोर्ट खुद को सोचना पड़ेगा कि ऐसी परंपरा क्या शुरू होती सकती है जिस व्यक्ति को सीएम रहते हुए अपनी फाइलें साइन करने का अधिकार नहीं था, क्या वो फिर से मुख्यमंत्री बन सकता है। लेकिन 2024 में अरविंद केजरीवाल ने और क्या क्या कांड किए ये मैं आपको समझाता हूँ। इसके अलावा और भी कई तरह की राजनीति शुरू हुई, एक के बाद एक अरविंद केजरीवाल ने घोषणाएं शुरू कर दी। अरविंद केजरीवाल ने क्या क्या घोषणा शुरू की। सबसे पहले अरविंद केजरीवाल ने ऑटो वालों को अपने पाले में लेने के लिए, उनके परिवार के लिए, खुद उनके लिए कुछ जन कल्याणकारी योजनाएं शुरू की। उनको इंश्योरेंस दिए जाने की बात कही, उनके बच्चों की कोचिंग सेंटर की फीस दिए जाने की बात कही, उनको वर्दी सिलाने के लिए कहा गया। ऐसी कई सुविधाएं उन्होंने ऑटो वालों को दी। लेकिन ऑटो वालों के बाद उन्होंने संजीवनी योजना की शुरुआत की, जिसके बारे में एक नोटिफिकेशन आ गया कि ऐसी कोई योजना जो है, स्वास्थ्य मंत्रालय दिल्ली जो आतिशी के अधीन ही आता है, उसने कहा कि ऐसी कोई योजना है ही नहीं। ये सबसे बड़ी बात है, ये सबसे मुख्य बात है। दूसरी उन्होंने शुरू की महिला सम्मान योजना। महिलाओं को उन्होंने पहले 1,000 देने का वादा किया था। ये वादा एमसीडी चुनाव के वक्त हुआ था। महिलाओं को 1,000 रुपए नहीं दिए गए। उसके बाद 1,000 रुपए का देने का वादा पंजाब में किया गया, लेकिन उसके बाद भी ये 1,000 रुपए नहीं दिए गए। इसके चलते जो है भारतीय जनता पार्टी उन पर हमलावर है। तीसरा विवाद शुरू हुआ और इसी महिला सम्मान योजना पर जो महिला और बाल विकास मंत्रालय जो दिल्ली सरकार का है, जो खुद आप आम आदमी पार्टी की सरकार के अधीन है, उसने एक नोटिफिकेशन जारी करके ये कहा कि इस तरह की कोई भी योजना एग्जिस्ट नहीं करती है। जाहिर सी बात है, आम आदमी पार्टी यही आरोप लगा रही है कि बीजेपी के कहने पर इस तरह के जो है अखबारों के अंदर विज्ञापन राज्यपाल वीके सक्सेना ने निकाले हैं। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति लगेगी, लेकिन अरविंद केजरीवाल यही नहीं हमें उन्होंने पुजारी और ग्रंथी सम्मान योजना की बात की, तो भारतीय जनता पार्टी ने उनसे सवाल पूछ लिया, तो फिर ईसाई पादरियों के लिए क्यों नहीं। अब उनको ये योजना क्यों शुरू करनी पड़ी? उनको ये योजना इसलिए शुरू करनी पड़ी क्योंकि वो जो मस्जिदों के इमाम है और मुअज्जिम है, उनको 18,000 रुपए और 16,000 या 14,000 रुपए महीने का स्टाइफन दे रहे थे। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर अब पुजारी और ग्रंथी को 18,000 की सम्मान राशि देंगे। लेकिन यही यहाँ पर भी बीजेपी ने कहा कि अगर इनको भी देना है तो 10 साल के बकाया ब्याज के समेत अदा किया जाए। अब अरविंद केजरीवाल को लग रहा है कि मुस्लिमों को खुश करने के लिए उन्होंने जो इमामों और मुअज्जिम हैं उनको तो सैलरी या सम्मान राशि दे दी, लेकिन अब हिंदुओं को खुश करना जरूरी है, इसीलिए वो पंडित, हिंदू और सिखों को खुश करना जरूरी है, इसीलिए वो पंडित और ग्रंथी सम्मान योजना को लाने की बात कर रहे हैं। इन तमाम योजनाओं पर, भारतीय जनता पार्टी के इन तमाम आरोपों पर आम आदमी पार्टी ने क्या क्या बातें कही हैं ये मैं आपको बताता हूं। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी सबसे झूठी पार्टी है और वो अनावश्यक इस तरह के आरोप लगा रही है। जब से अरविंद केजरीवाल जी ने पुजारियों के लिए, ग्रंथियों के लिए 18,000 रुपए प्रतिमाह देने की घोषणा की है, पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल जी को गाली देने में जुट गई है। टीवी चैनल पर इनके प्रवक्ता चीख चीख के कह रहे हैं मौलाना को तनख्वाह क्यों नहीं, मौलाना को तनख्वाह क्यों नहीं। केजरीवाल के घर के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं, मौलाना को तनख्वाह दो, मौलाना को तनख्वाह दो। पुजारी ग्रंथी की योजना कहां से लेके आए, पैसा कहां से आएगा। अरे भाई, तुमने हरियाणा के चुनाव में घोषणा पत्र में कहा इमामों की तनख्वाह बढ़ाओगे, मौलानाओं की तनख्वाह बढ़ाओगे। 50% हरियाणा के अंदर इमाम और मौलाना की सैलरी बढ़ाई गई। वहां लगभग 16,000 रुपए इमाम को मिलता है, हरियाणा में, बगल का राज्य है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल पुजारियों को 18,000 रुपए देना चाहते हैं, उसके खिलाफ खड़ी हो गई है भारतीय जनता पार्टी। ग्रंथियों को 18,000 रुपए प्रतिमाह देना चाहते हैं, उसके खिलाफ खड़ी हो गई है। चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं।
केजरीवाल जी स्वयं से जाके रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, हमारे नेता जाके स्वयं से रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। जितने पुजारी हैं दिल्ली के अंदर, जितने भी ग्रंथी हैं, उनको हम लोग 18,000 रुपए प्रतिमाह देंगे। ये हमारा वादा है, गारंटी है, और इसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी मैदान में उतर आई है। तो दोस्तों, आज सुधांशु त्रिवेदी ने एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। सुधांशु त्रिवेदी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा है, मैं आपको बताता हूं। उन्होंने कहा कि जो जो वादे अरविंद केजरीवाल ने किए थे, उन्होंने ठीक उससे उल्टा काम किया। उन्होंने अपनी राजनीति प्रामाणिकता की जो राजनीतिक शुरू की, उसको अविश्वसनीयता की राजनीति बना दिया। अरविंद केजरीवाल ने बेहद तीखे हमले किए हैं। आज उन्होंने ये भी कहा कि देखिए किस तरह से उन्होंने कहा था, ये जो बिजली के तारों का जाल है, इसको मैं खत्म कर दूंगा। लेकिन इसी बिजली के तारों के जाल के चलते एक व्यक्ति की करंट लगने से हाल ही के दिनों में मौत हुई थी। इसके अलावा उन्होंने क्या कहा, इसके अलावा उन्होंने कहा कि मैं सबको पीने का साफ पानी दूंगा। ये मैं मानता हूं, मुफ्त बिजली मुफ्त पानी अरविंद केजरीवाल की एक बड़ी योजना रही है, जिसपे चढ़कर अरविंद केजरीवाल 3 बार चुनाव जीते हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल जब चौथी बार चुनाव में उतरे हैं, चौथी बार चुनाव के अंदर फिर से रीइलेक्ट होने के लिए उतरे हैं, तो अरविंद केजरीवाल के सामने एक बड़ी चुनौती है। अरविंद केजरीवाल अभी तक अपनी तमाम कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर साफ पानी भी प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं। लुटियंस डेली और कुछ हाई क्लास डेली को छोड़ दिया जाए तो जो लोअर मिडिल क्लास या संभ्रांत मिडिल क्लास का वर्ग है, उसके पास भी साफ पानी पीने की सहूलियतें नहीं है। ये बात सब जानते हैं। टैंकर माफिया दिल्ली पर किस तरह से हावी है, ये सभी जानते हैं। पता है आपको ऐसा क्यों हुआ कि 2020 में जब अरविंद केजरीवाल तीसरी बार निर्वाचित होकर आए, तीसरी बार मुख्यमंत्री बने, तब 2020 के अंदर अरविंद केजरीवाल से जनता को बहुत उम्मीदें थी। उन्होंने कहा था मैं यमुना को साफ कर दूंगा, लेकिन यमुना का क्या हुआ? उन्होंने कहा सपरिवार में वहां पर डुबकी लगाने जाऊंगा, उसका क्या हुआ? उन्होंने कहा था मैं यमुना के पानी से आचमन करूंगा, उसका क्या हुआ? मैंने आपको बताया, सुधांशु त्रिवेदी ने इसी बारे में अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाए हैं। सुधांशु त्रिवेदी ने क्या कहा, मैं आपको बता देता हूं। आज भारत की राजनीति में अविश्वसनीयता का प्रमाण केजरीवाल जी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी है। तो उनके लिए एक पंक्ति कहना चाहूंगा कि चंद बातें करना और मुतमई होना नहीं अच्छा, सियासत आखिरी दम तक सभी को आजमाती है, बहुत गलती की गुंजाइश नहीं होती सियासत में, जरा किरदार हल्का हो कहानी डूब जाती है। लगता है मीडिया में बने रहने की छटपटाहट और बौखलाहट में वो ये भी नहीं ध्यान रखते जो सरकारी आदेश के द्वारा मुफ्त में दारू बिकवाते हैं, मतलब एक पौवे के बदले दूसरा पौवा फ्री देने वाले आज कह रहे हैं कि ये बांटा जा रहा वो बांटा जा रहा। मुझे लगता है ये केवल मीडिया का ध्यान आकर्षित करने के अलावा और कुछ नहीं। और मैं उनसे कहना चाहता हूं, संघ को लिखिए नहीं, संघ से सीखिए। झुग्गी झोपड़ी और दलित बस्तियों में काम करने वाला भारत का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है सेवा भारती, जो आरएसएस से जुड़ा हुआ है। तो सेवा का भाव सीखिए, सियासत की चाल छोड़िए। मैंने आपको बताया था ना किस तरह से अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को घेरा जा रहा है। फरहाद सूरी को खड़ा किया गया है जंगपुरा से, जो ताजदार बाबर के बेटे हैं, और नई दिल्ली से खड़ा किया गया है संदीप दीक्षित को। संदीप दीक्षित अपने मां के खिलाफ आरोपों पर लगा बदला लेना चाहता है। उन्होंने कहा है कि उनकी मां और उन पर झूठे आरोप लगाए गए, इसीलिए संदीप दीक्षित ने जो है वो ये घोषणा की है कि वो आतिशी मरलेना के खिलाफ जो है वो मानहानि का दावा दाखिल करेंगे और 10 करोड़ रुपए का मुआवजा दाखिल करेंगे। इसमें सिविल और क्रिमिनल दोनों सूट होंगे। एक भी सबूत आप बता दीजिए और मैं मान जाऊंगा। और इसीलिए मैं कहता हूं कि जब मुख्यमंत्री जी ने 3 दिन 4 दिन पहले कहा कि हम लोग करोड़ों रुपया भारतीय जनता पार्टी से ले रहे हैं, दुर्भाग्य से अगले दिन उसी शाम को आदरणीय मनमोहन सिंह जी की मृत्यु हो गई, तो हम लोग इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को नहीं कर पाए। आज ही इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मेरे लॉयर साहब से मैंने बात की है और मैं आतिशी जी और संजय सिंह के खिलाफ, दोनों के खिलाफ क्रिमिनल और सिविल डेफोमेशन का मामला लेकर जा रहा हूं। और मैंने कहा है कि आप इन पे मुझे 10 करोड़ रुपया दीजिए। वो 10 करोड़ रुपया में 5 करोड़ हम यमुना क्लीनिंग में देंगे, जमुना जी की सफाई के लिए डोनेट कर दूंगा, और बाकी का 5 करोड़ जो हवा जहरीली हो रही है उसके लिए डोनेट करूंगा। और ये दोनों केस मैं आज जाकर फाइल करूंगा और देखूंगा इनके पास अगर जवाब हो तो जवाब दे। बहुत आसान है कहना कि फलाने से पैसा लिया, फलाने से पैसा लिया है। 13 साल से कोई चीज प्रूव नहीं कर पाए हैं
और इसलिए मैं ये सवाल इनसे पूछना चाहता हूं। आरोप ये लगाया गया है आतिशी मरलेना की तरफ से कि संदीप दीक्षित और सूरी जो है उन दोनों का चुनाव की फंडिंग जो है वो कौन कर रहा है, वो कर रही है भारतीय जनता पार्टी। उन्होंने ये आरोप लगाया है और इस आरोप के बाद संदीप दीक्षित बेहद आहत है। संदीप दीक्षित ने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कहा कि मुझ पर ये आरोप तो लगाए गए, लेकिन हकीकत ये है कि जब भारतीय जनता पार्टी का डेलीगेशन मुख्यमंत्री बनने के बाद अरविंद केजरीवाल से मिला था और उनसे कहा था अगर शीला दीक्षित के खिलाफ आपके पास तयशुदा आरोप है तो आप वो तमाम दस्तावेज जिसे वो सूटकेस के अंदर दिखाते थे, सूटकेस के अंदर प्रदर्शित करते थे और ये कहते थे कि ये तमाम सबूत है, मैं 24 घंटे के अंदर मुख्यमंत्री बनते ही शीला दीक्षित को जेल के अंदर डालूंगा। ऐसा कहने वाले अरविंद केजरीवाल के पास अगर मैं संदीप दीक्षित को कोट करूं तो यही कहूंगा, ऐसा करने वाले संदीप दीक्षित का ये कहना है कि वो सबूत कुछ नहीं थे, वो अखबारों की कटिंग थे। संदीप दीक्षित ने ये बड़ा अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाया है, इसीलिए उनके जो विरोधी हैं लगातार उनको फर्जीवाल कह रहे हैं। क्या मैं अरविंद केजरीवाल को फर्जीवाल कह सकता हूं? मैं इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करूंगा, लेकिन मैं जरूर ये कहना चाहता हूं कि हाँ, उनकी राजनीति में अब विश्वसनीयता की बेहद कमी है। जिस विश्वसनीयता की बात, जिस प्रामाणिकता की बात को करके अरविंद केजरीवाल राजनीति तक आए थे, उसकी बात करते करते अरविंद केजरीवाल ने उससे 360 डिग्री का यू टर्न ले लिया है। बच्चों की कसम खाकर उन्होंने कहा मैं कांग्रेस से किसी तरह का कोई समझौता नहीं करूंगा, लेकिन इसके बावजूद जो है उन्होंने न केवल कांग्रेस से समझौता किया, बल्कि कांग्रेस से समझौता करने के बाद उनके साथ सरकार भी बनाई। भले से वो सरकार कुछ दिन चल पाई, लेकिन बाद में कांग्रेस के वोट बैंक को उन्होंने अपने तरफ अंगीकृत कर लिया। दूसरी उनकी बात बताओ, उन्होंने कहा मैं गाड़ी नहीं लूंगा। अब देखिए कितनी गाड़ियों का काफिला उनके साथ चलता है। उनकी एक गाड़ी की कीमत आम आदमी की जो गाड़ी है मारुति 800, जैसा कई सारे लोग कहते हैं कि आम आदमी की गाड़ी वही है जो मारुति की सबसे छोटी गाड़ी हो, और मनमोहन सिंह भी अपनी मारुति 800 को प्रधानमंत्री बनने के बाद भी हसरत भरी निगाहों से देखते रहते थे। आज ऐसी कई सारी लग्जरी कारें हैं जो अरविंद केजरीवाल के काफिले के अंदर चलती हैं। वो बार बार इस बात की घोषणा करते थे कि मैं किसी भी तरह की कोई सिक्योरिटी नहीं लूंगा, लेकिन अब आप अरविंद केजरीवाल के कॉन्वॉय को देख लीजिए, कम से कम 5 गाड़ियां आगे और 5 गाड़ियां पीछे चलती है, ऐसा उनसे जुड़े हुए लोग लगातार बताते हैं। उन्होंने साफ साफ कहा कि मैं 2 कमरे के घर में रहूंगा, उतना जितना चीफ मिनिस्टर को चलाने के लिए जरूरी है। लेकिन अरविंद केजरीवाल बाद में पलट गए और जब कोविड चल रहा था तो उन्होंने अपने शीश महल का निर्माण करवाया, जिस शीश महल के निर्माण पर उन पे आरोप लगे कि देखिए उन्होंने लगभग 50 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। मैं एग्जैक्ट अमाउंट आपको नहीं बता रहा हूं, इसका एग्जैक्ट जो चीजें हैं वो आप देख सकते हैं, पूरी तरह से सोशल मीडिया के ऊपर वो उपलब्ध है। लेकिन देख लीजिए, कोई मुख्यमंत्री, दिल्ली का चुना हुआ मुख्यमंत्री जो अपने आप को आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री कहता हो, जो राजनीतिक सिस्टम को साफ करने के लिए झाड़ू लगाने की बात कहता हो, जिसने अपने लिए झाड़ू सिंबल लिया हो, वो मुख्यमंत्री क्या इस तरह के जकूजी वाले कमरों में, इस तरह के जिम, सोना, स्पा वाले कमरों में रह सकता है? क्या महंगा कालीन वो लगवा सकता है? क्या झूमर लगवा सकता है? क्या लाखों रुपए के पर्दे लगवा सकता है? क्या लाखों रुपए की एक कोमोड की सीट खरीद सकता है? ये बड़े सवाल हैं जिनके जवाब अरविंद केजरीवाल को देना होंगे। और सबसे बड़ी बात जिसमें अरविंद केजरीवाल ने एक 360 डिग्री का टर्न लिया है, वो उनके ऊपर लगे भ्रष्टाचार के आरोप हैं। मैंने पहले भी कहा है कि अरविंद केजरीवाल ने 2013 से लेकर 2015 तक अपनी कुछ क्रेडिबिलिटी बनाई। 2015 में उस बात पे फिर से जीत के आए कि भाई आपने मोदी जी को अभी मौका दिया है, एक मौका दिल्ली में मुझे देकर देखिए। 2015 में वो थम्पिंग मेजोरिटी के साथ जीते। 2020 में कहा कि 5 साल तक मुझे काम नहीं करने दिया गया, और अरविंद केजरीवाल को एक मौका दिल्ली की जनता ने 62 सीटों के साथ और दिया। लेकिन 2025 में उन्हें मौका क्यों दिया जाए? 360 डिग्री पलटी मारने वाले अरविंद केजरीवाल, जिन्हें भारतीय जनता पार्टी गिरगिट कहती है, उनको एक मौका और क्यों दिया जाए? किस आधार पर दिया जाए? किस प्रामाणिकता के लिए दिया जाए? किस विश्वसनीयता के लिए दिया जाए? ये भी अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। उनके ऊपर जो सबसे बड़ा आरोप लगा वो है भ्रष्टाचार का, शराब घोटाले में भ्रष्टाचार का। उनके खिलाफ बाकी आरोप लगे, कई सारी चीजों में, कई सारी स्कीम्स में भ्रष्टाचार को लेकर पंजाब सरकार पर, दिल्ली सरकार पर भी कई तरह के आरोप लगे हैं। और कई मामलों में अरविंद केजरीवाल, सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, ये तमाम लोग जेल और बेल के खेल में फंसे रहे।
तो मैं अंत में चलते हुए यही कहना चाहूंगा कि 2013 में अरविंद केजरीवाल ने सिस्टम के खिलाफ जाकर एक राजनीतिक पार्टी की शुरुआत की। 2013 में उन्हें कुछ हद तक सफलता मिली, 2015 में पूरी सफलता मिली, 2020 में उन्होंने इस सफलता को दोहराया, लेकिन 2025 में उनको दोबारा क्यों चुना जाए, इसका लॉजिक मैं अभी तक अपने मन में नहीं ढूंढ पा रहा हूं, क्योंकि मैं दिल्ली का वोटर हूं और मुझे लगता है पिछले 5 सालों में दिल्ली के आम वोटर को अरविंद केजरीवाल ने ठगा है। अरविंद केजरीवाल और दिल्ली चुनाव पर मेरा सटीक विश्लेषण इसी तरह से जारी रहेगा। मैं आपको बताते रहूंगा कि क्या चुनाव में नया होने जा रहा है। कल कुछ कानूनी पहलुओं पर बात करूंगा कि अरविंद केजरीवाल कानूनी रूप से सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट और हाई कोर्ट के जजमेंट्स के कारण अगर मुख्यमंत्री बनते हैं या नहीं बन पाते हैं इसी जजमेंट के कारण, तो कहां फंसे हुए हैं। तब तक आप देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल, आप उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह मुझे प्यार और सम्मान देते रहिए।